Ma'am, it's visible? Yes, sir. Okay. गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। भिन्न मुंबई माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम व्याकरण के हिंदी व्याकरण के जिस बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु है अव्यय। ओके, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम इसके ऊपर से जो भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं उसमें पूरे अंक हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव हम करते नहीं है, विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे अव्यय कहते हैं। ओके, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूं, ज्यादा। एक शब्द है ज्यादा। उसने मुझसे ज्यादा आम खाए। उसने मुझसे ज्यादा आम खाए थे। वो मुझसे ज्यादा आम खाएगा। किसी भी काल में आप चले जाइए, ठीक है। या स्त्रीलिंग के लिए आप प्रयोग कीजिए, पुल्लिंग के लिए आप प्रयोग कीजिए, किसी के लिए भी इसका प्रयोग कीजिए, ज्यादा शब्द हमेशा ज्यादा ही रहेगा, उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन हम वहां पे नहीं करेंगे। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसमें भी कई प्रकार होते हैं, वो भी हम धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हमने ये समझ लिया अभी यहाँ पे कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अव्यय। ये उसकी परिभाषा है। ओके, अव्यय के जो हैं वो 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हम वो देख लेते हैं। अव्यय के जो 4 प्रकार है वो है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक। आप संबंध बोधक भी बोल सकते हैं या संबंध सूचक भी बोल सकते हैं, ये तीसरा। और चौथा जो है वो है विस्मयादि बोधक। ये 4 अव्यय यहाँ पे हमने देखे, प्रकार हम देखेंगे आगे। सर्वप्रथम जो है क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, पहला अव्यय कौन सा देख रहे हैं हम? क्रिया विशेषण अव्यय। ये कौन से शब्द होते हैं? जो क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया का विशेषता बताते हैं, उसका बोध कराते हैं। किसी चीज की विशेष कोई क्रिया है, कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसकी विशेषता अगर कोई शब्द हमें बता रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय उसे हम कहते हैं। इसके भी फिर से 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं इसके भी। किसके? क्रिया विशेषण अव्यय के। अब वो कौन कौन से हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्रिया विशेषण के 4 जो भेद है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया और परिणामवाचक क्रिया। इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? स्थानवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया और परिणामवाचक क्रिया। यह है क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद। अभी जो स्थानवाचक क्रिया है, ओके, यह अव्यय जो है क्रिया विशेषण का उपभाग है स्थानवाचक, और उसकी हम परिभाषा अब यहाँ पे देखेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है। जो क्रिया विशेषण अव्यय कार्य के होने या करने के स्थान का बोध कराते हैं वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। या भीतर, बाहर, नीचे, निकट, समीप, अन्यत्र, जहां, कहां, तहां, ऊपर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, उस और इस और। मतलब ये परिभाषा में क्या समझाया गया हमें कि जो क्रिया विशेषण अव्यय कार्य के होने या करने के स्थान का, मतलब जिस स्थान पे वो हो रही है, जहाँ पे होने वाली है, जहाँ पे करने वाले हैं, क्रिया जहाँ पे होने वाली है, उस स्थान का जो बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया। जैसे
वह अंदर जाके खाना खाएगा। खाना खाने की जो क्रिया है वो कहाँ पे होने वाली है? अंदर होने वाली है। तो जो अंदर है या भीतर है, ठीक है, वो क्या रहेगा? स्थानवाचक क्रिया कहलाएगी। उसे हम क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब जो भी स्थान का हमें बोध कराता है, क्रिया के होने के स्थान का बोध जो कराता है, कार्य का होने के स्थान का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखना वहां पे क्या क्या शब्द आ सकता है। यहाँ आ सकता है भीतर, बाहर, नीचे, निकट, समीप, अन्यत्र, जहां, कहा, कहाँ, ऊपर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, उस और इस और। ये शब्द आपको ध्यान रखने, ये सब कहाँ आ जाएंगे? स्थानवाचक क्रिया में। अगर ये वाक्य में शब्द आता है, क्रिया होने का स्थान अगर वो ये शब्द बता रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया। अगला कालवाचक क्रिया। जो क्रिया विशेषण का अगला भेद है वो है कालवाचक क्रिया। उसकी परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य के होने या कार्य करने के समय का बोध कराते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जो स्थानवाचक था उसमें कार्य का होने के स्थान का बोध हो रहा था, और कालवाचक में क्या हो रहा है? कार्य के होने का समय या काल का बोध हो रहा है। किस समय में वो क्रिया हो रही है, किस समय में वो कार्य हो रहा है, उसका बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या फर्क है। स्थानवाचक में स्थान का बोध हो रहा था, कालवाचक में काल यानी समय का बोध हो रहा है। जहाँ पे समय का बोध होगा जिन शब्दों से, उसे हम क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्रिया विशेषण अव्यय का क्या है? भेद है, एक उपभाग है। अब यहाँ पे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? अब, जब, कब, कभी, तभी, कई बार, कई बार, घड़ी घड़ी, तुरंत, तत्काल, पहले, पीछे, पूर्व, पश्चात, लगातार, शीघ्र, कल, फिर कभी। ये अगर शब्द वाक्य में आते हैं और यहाँ पे क्रिया के होने का समय हमें इन शब्दों से अगर पता चलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। मतलब यहाँ पे इन शब्दों से अब, तब, अब मुझे ये कार्य, अब मैं लिख रहा हूँ, जो लिखने की क्रिया है मेरी वो कब है? अब हो रही है। इसलिए इससे मुझे समय का पता चल रहा है कि अभी ये हो रहा है, इसलिए क्या रहेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा। मतलब उससे मुझे समय का बोध हुआ है। फिर कभी मैं लिखने का कार्य पूर्ण करूंगा। जब मैं इस तरीके से कहूंगा तो फिर कभी, इससे क्या हो रहा है? काल का हमें समय का पता चल रहा है। मतलब फिर कभी तो भी मैं करने वाला हूं, इससे भी हमें समय का पता चल रहा है, इसलिए ये भी क्या रहेगा? फिर कभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा, जो क्रिया विशेषण अव्यय का ही उपभाग है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य होने या कार्य करने की रीति का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वो शब्द कौन से हैं? एकाएक, ध्यानपूर्वक, अचानक, धड़ाधड़, झटपट, मन से, सहसा, सचमुच, अवश्य, कदाचित, कैसे, क्यों, भी, मात्र। मतलब यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है उसके अगर रीति का हमें वहां पे बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या शब्द बताए हुए हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं? एकाएक, ध्यानपूर्वक, अचानक। इन शब्दों का प्रयोग अगर उस वाक्य में होता है, ये शब्द वहां पे आते हैं और ये कार्य के रीति का बोध अगर हमें करवाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। ये भी क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक उपभाग है, एक भेद है। तो ध्यान रखना है आपको कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? एकाएक, ध्यानपूर्वक, अचानक, धड़ाधड़, झटपट, मन से, सहसा, सचमुच, अवश्य,
कदाचित, कैसे, क्यों, भी, पात्र। जैसे रमेश ध्यानपूर्वक उसका गृहपाठ पूर्ण करता है। अब गृहपाठ जो पूर्ण करने का कार्य है, जो क्रिया है, वो कैसे हो रही है? ध्यान पूर्वक हो रही है। रमेश ध्यान पूर्वक गृहपाठ पूर्ण करता है। मतलब यहाँ पे जो गृहपाठ है उसको करने की जो क्रिया हो रही है उसकी रीति क्या है? ध्यान पूर्वक है। रमेश ध्यान पूर्वक पूर्ण कर रहा है, इससे ध्यान पूर्वक क्या हो जाएगा? वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। तो यहाँ से हमें क्या बोध होता है? किसी भी कार्य का रीति का बोध होता है, कार्य करने की रीति का बोध होता है, इसलिए हम उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया विशेषण का अंतिम भाग है, जो अंतिम भेद है उसका, वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम एक बार। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण माप तोल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अब वो कौन कौन से शब्द है? प्राय, कम, अधिक, थोड़ा, जितना, उतना, तनिक, जरा, अति, बहुत, अत्यंत, कुछ, पर्याप्त, बूंद बूंद, अल्प, केवल, लगभग। मतलब जहाँ पे हमें माप तोल, ओके, जहाँ पे गिनती आ जाती है, कम ज्यादा का फर्क हमें समझ में आता है जिन शब्दों से, वो शब्दों से हमें, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? जो माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रमेश थोड़ा थोड़ा करके उसका गृहपाठ पूर्ण करता है, या रमेश ने जरा सा उसका गृहपाठ पूर्ण किया है। तो इन शब्दों में जो गृहपाठ करने की जो क्रिया है, जो कार्य है, वो हमें पता चल रहा है उसने थोड़ा ही किया है या जरा सा किया है। तो उसके हमें कार्य करने की जो क्रिया है, जो क्रिया हो रही है, उसमें हमें क्या बोध हो रहा है कि उसने कितना कार्य किया है, इसका हमें वहां पे बोध हो रहा है। तो जब हमें मापतोल या कम ज्यादा का बोध जिन शब्दों से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब हमें यहाँ पे परिमाण मिल रहा है, मापतोल मिल रहा है इन सभी शब्दों से। तो यहाँ पे हमें क्या है? आपको ध्यान रखना है, जहां पे भी मापतोल आ जाएगा, जहां पे परिमाण आ जाएगा, कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, जितना, केवल, लगभग, कुछ, पर्याप्त, तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये ज्यादा है, कम है या कितना है। कुछ भी हमें कहीं ना कहीं परिमाण मिल रहा है, मापतोल मिल रहा है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय जो अभी हमने देखा है उसमें कब में क्या क्या आ सकता है? निरंतर, पहले, प्राय, अभी, अक्सर, लगातार, हमेशा, आजकल, परसों, आज, कभी, कल। ये शब्दों का प्रयोग कब में आ सकता है। कहाँ में आ सकता है? बाहर, भीतर, सामने, ऊपर, नीचे, पास, सर्वत्र, आगे। और भी हमने कई शब्द देखे थे, इधर, उधर, ये भी इसमें कहाँ में ही आएंगे। कैसे में मतलब रीतिवाचक में। कैसे में कौन से आएंगे? धीरे धीरे, एकदम, तुरंत, अक्सर, सहसा। ये शब्द कैसे मतलब रीतिवाचक में आएंगे। और परिमाणवाचक में आ जाएंगे, कितना, किस मात्रा में, मतलब काफी, बहुत, इतना, परिमाण, यथेष्ट, जी भर। और हमने बाकी के जो उदाहरण हैं इसके और क्या क्या शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं वहां पे, वो हमने देखे। अभी इनके जो उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जो उदाहरण है उसमें जो मोटे काले अक्षरों में जो शब्द आए हुए हैं वो है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन से शब्द? जो काले मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं वो है क्रिया विशेषण अव्यय। उदाहरण के तौर पे पहला देखते हैं,
घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज, मतलब इसकी विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे तेज जो शब्द है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। सीमा ने सुंदर रंगोली बनाई। रंगोली की सुंदरता जो है, विशेषण जो है वो है सुंदर। तो सुंदर भी क्या होगा? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता यहाँ पे ये बता रहा है। मैं कल जयपुर जाऊंगा। कल है जो हमें काल का बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है, इसलिए कल भी क्या रहेगा? क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा। तनु धीरे बोलती है। तनु कैसे बोलती है? धीरे बोलती है, इसलिए धीरे जो शब्द है वो भी क्या रहेगा? काल का हमें उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा। वह धीरे धीरे चलता है। वो कैसे चलता है? वह धीरे धीरे चलता है, मतलब ये विशेषता हमें यहाँ पे बता रहा है, इसलिए ये भी क्या रहेगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। श्यामू कल मेरे घर आया था, मतलब समय का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है, काल का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है, तो जो कल शब्द है वो भी क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। परसों बरसात होगी। परसों क्या होगी? बरसात होगी। तो परसों भी समय का ही बोध करा रहा है, मतलब काल का ही बोध करा रहा है, तो वो भी रहेगा क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने सुबह खाना खाया था। मैंने सुबह खाना खाया था, यहाँ पे जो सुबह एक शब्द आया है वो भी क्या है? समय का बोध करा रहा है, काल का बोध करा रहा है, वो भी क्रिया विशेषण अव्यय ही कहलाएगा। मैं शाम को खेलता हूँ। मैं शाम को खेलता हूँ, शाम समय बता रहा है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। कब उठता हूँ? सुबह जल्दी उठता हूँ। सुबह, सुबह भी क्या बता रहा है? समय का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी क्या रहेगा? शाम और सुबह समय का बोध करा रहे, क्रिया विशेषण अव्यय रहेंगे। सुरेश ध्यान से चलता है। सुरेश कैसा चलता है? ध्यान से चलता है, मतलब यहाँ पे ये रीति बता रहे हैं, तो रीति वाले जो शब्द होते हैं वो भी किसमें आते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय में ये आते हैं, तो ये भी क्या रहेगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। वो फटाफट खाता है। ये खाने की जो क्रिया है उसकी रीति कैसी है? फटाफट है, तो इसलिए ये भी क्या रहेगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। अमित गलत चाल चलता है। अमित जो है वो गलत चाल चलता है, तो यहाँ पे चाल चलने की जो रीत है, रीति है, उसकी रीति कैसी है? गलत है। तो कौन से क्या बोध हो रहा है हमें यहाँ पे? कि वो जो चाल चल रहा है वो गलत चल रहा है, इसलिए ये भी क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। पीयूष अच्छी तरह काम करता है और उमेश हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ दोनों जगह पे क्या हो रहा है? रीति पता चल रही है। एक हमेशा, हमेशा में समय पता चल रहा है, और अच्छी तरह काम करता है, यहाँ पे हमें रीति का बोध हो रहा है। तो समय हो या रीति वाले शब्द हो, ये भी क्रिया विशेषण अव्यय में ही आते हैं। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। नरेंद्र कैसे पढ़ाई करता है? ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, इसलिए ध्यान जो है वो विशेषता बता रहा है, रीति बता रहा है, इसलिए ये भी क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है, शब्द है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे। यहाँ पे देखो, आगे बढ़ने की जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता ये बता रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे जो है उसकी रीति है, उस कार्य की होने की रीति का बोध यहाँ पे हमें हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। तुम अंदर जाके बैठो, स्थान का बोध हो रहा है, अंदर जाके बैठो, तो स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी आएगा क्रिया विशेषण अव्यय। मैं बाहर खेलता हूँ, यहाँ पे भी कहाँ का वो क्या चीज का बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है, तो ये भी आएगा स्थानवाचक यानी क्रिया विशेषण अव्यय। हम छत पर सोते हैं।
कहाँ पे? छत पे, एक स्थान का बोध करा रहा है छत पर, तो इसलिए ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आएगा। मैं पेड़ पर, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हमें स्थान का ही बोध हो रहा है। ये भी छत पेड़ पर, ये भी क्या रहेगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। शशि कहाँ बैठी है? देखिए बहुत दूर बैठी है। शशि से, शशि का जो स्थान है मुझसे, वो क्या है? दूर है। तो बहुत दूर, ये क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। बहुत क्या हो रहा है? हमें परिमाण बता रहा है, और दूर हमें स्थान के, एक दूर जो है वो भी हमें परिमाण बता रहा है। दूर मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वो ज्यादा है, बहुत दूर। मुरारी मैदान में खेल रहा है। मुरारी कहाँ खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमें एक स्थान का बोध हो रहा है, तो ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। किस ओर गिरना है? दाहिने ओर गिरना है। तो दाहिने ओर जो शब्द है, काले मोटे अक्षरों में जो शब्द है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। तुम अंदर जाके बैठो। अंदर मतलब स्थान, अंदर स्थान का बोध करा रहा है। मैं बाहर खेलता हूँ। कहाँ पे खेलता हूँ? बाहर खेलता हूँ। यहाँ पे भी स्थान का बोध हो रहा है, तो अंदर और बाहर ये दोनों भी क्या रहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय ही रहेंगे। अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है। बहुत ज्यादा, देखिए मैंने शुरुआत में ही जो सबसे पहले उदाहरण बताया था, जब हम अव्यय के बारे में बता रहे थे, वो था ज्यादा। बहुत ज्यादा दौड़ता है, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। मोहन अधिक खाना खाता है। कितना खाना खाता है? अधिक खाना खाता है। परिमाण पता चल रहा है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। आयुष उसके दोस्तों से ज्यादा पढ़ता है। ज्यादा, ये भी क्या होगा? परिमाण होगा। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। यहाँ पे भी परिमाण है। पर्याप्त मतलब एक माप तोल हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या रहेगा? यहाँ पे हमें परिमाण पता चल रहा है, माप तोल पता चल रहा है, इसलिए ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। और ये देखिए, अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, बहुत दूर, मैदान में, दाहिने और थोड़ा अधिक, बहुत ज्यादा, पर्याप्त, ये शब्द आप किसी भी स्त्रीलिंग के लिए उपयोग कीजिए, पुल्लिंग में कहीं पे भी, या किसी भी काल में इनका प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई भी परिवर्तन हम यहाँ पे नहीं करते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब ये अव्यय हैं, और किस प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अगला जो है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। अगला कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसके हम पहले प्रकार परिभाषा देखते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों की संबंधता का बोध कराते हैं, वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? दो वाक्यों का जो संबंध हमें बताते हैं, जो शब्द से हमें पता चलता है, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या पता चलता है? दो वाक्यों के बीच का संबंध। और इन्हें एक और शब्द क्या कहा जाता है? इन्हें योजक भी हम कहते हैं। जैसे कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं, और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। ये जो शब्द हैं दो वाक्यों के बीच का संबंध का बोध हमें कराते हैं, इसलिए हम इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे हम योजक भी कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देखें, मनी और सुनीता बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये मनी और सुनीता बैडमिंटन खेल रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करते हुए, संबंध जो है उसका हमें बोध कराते हैं, इसलिए इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं।
शिवानी गरीब है किंतु ईमानदार है। अब शिवानी जो है वो गरीब है, ये पहला वाक्य हो गया, वो है ईमानदार है, ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को किस प्रकार जोड़ा गया है? किंतु शब्द से हमने जोड़ दिया। शिवानी गरीब है किंतु ईमानदार है, इस शब्द से हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। तो यहाँ पे ये इन दोनों वाक्य के बीच का संबंध का बोध हमें करा रहा है। कौन सा शब्द करा रहा है? किंतु शब्द करा रहा है, इसीलिए इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। आयुष ने कड़ी मेहनत की, आयुष सफल हो गया, ये दो वाक्य थे, लेकिन इसे हमने और शब्द के द्वारा जोड़ दिया है, इन दोनों में एक संबंध स्थापित कर दिया है। तो वाक्य कैसा बन गया? आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। तो और जो शब्द है वो है समुच्चय बोधक या योजक। मतलब इन्होंने इस शब्द ने दो वाक्यों में, कौन कौन से दो वाक्य? आयुष ने कड़ी मेहनत की, ये एक वाक्य था, और आयुष सफल हुआ, ये एक वाक्य था। इन दोनों को और शब्द के द्वारा हमने जोड़ दिया, इन दोनों में संबंध स्थापित कर दिया है, इसीलिए और जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है या योजक कहलाता है। उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। तो पहला वाक्य यहाँ पे था, उषा बहुत तेज दौड़ी। दूसरा वाक्य था, उषा प्रथम नहीं आ सकी। तो इन दोनों वाक्यों को कौन से शब्द से जोड़ा हमने? लेकिन शब्द जोड़ के, लेकिन शब्द लिख के वहां पे इन दोनों वाक्यों में हमने संबंध स्थापित किया। कौन कौन से? उषा बहुत तेज दौड़ी और उषा प्रथम नहीं आ सकी। तो इन दोनों शब्दों को हमने लेकिन, सॉरी, दोनों वाक्यों को हमने लेकिन शब्द से जोड़ दिया है, इसलिए ये लेकिन जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाएगा। बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दो वाक्यों में जो शब्द संबंध स्थापित करता है उसे हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब वो संबंध का बोध कराता है। बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूसी। मतलब उसने पैसा कमाया और वो कंजूस है, ये दो वाक्य हमारे पास है। इन दोनों में जो संबंध स्थापित किया है वो शब्द कौन सा है? परंतु शब्द। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, क्योंकि उसने वाक्य पूर्ण क्या बना? बेशक उसने पैसे कमाया परंतु रहा तो कंजूसी। इन दोनों वाक्यों में परंतु शब्द से एक संबंध स्थापित हुआ, तो इसलिए हम इसे कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। तुम सभी वहां जा सकते हो किंतु मैं नहीं। तुम सभी वहां जा सकते हो, ये एक वाक्य। मैं वहां नहीं जा सकता, ये एक वाक्य। ठीक है, इन दोनों वाक्य के बीच में जो शब्द है वो कौन सा है? किंतु। तो किंतु जो है वो दोनों वाक्य के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। कौन सा शब्द को? किंतु शब्द को। तुम सभी वहां जा सकते हो किंतु मैं नहीं। विकास और तुषार बहुत अच्छे दोस्त हैं। और का हमने पहले भी उदाहरण देखा है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दोनों वाक्यों में ये संबंध स्थापित कर रहा है। शब्दों में भी कर सकते हैं, वाक्य में भी कर सकते हैं। ये राम और लक्ष्मण इन दो शब्दों में कर रहा है, विकास और तुषार, मनी और सुनीता, इनमें और शब्द क्या कर रहा है? दो शब्दों में या दो वाक्यों में जो संबंध स्थापित करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तुम चले जाओगे एक वाक्य है, मैं क्या करूंगा ये वाक्य है। दोनों में संबंध किससे स्थापित हो रहा है? तो शब्द से, इसलिए वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। अगला है, आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण है। आलू तथा गोभी, आलू और गोभी में जो संबंध स्थापित कर रहा है, दो शब्दों में संबंध जो स्थापित कर रहा है वो है तथा शब्द। तो ये भी क्या रहेगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा समुच्चय बोधक अव्यय में दो शब्दों में या दो वाक्यों के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं, जो संबंध का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण भी देखे, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। और, व, एव, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो की, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए।
तो ये सब शब्द क्या रहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय, जो संबंध स्थापित करते हैं। संबंध बोधक अव्यय, मेरे साथ मत खेलो, घर के बाहर पुलिस खड़ी है। कौन कौन से? मेरे साथ मत खेलो, घर के बाहर पुलिस खड़ी है। दिए गए वाक्यों में क्रमशः साथ के बाहर, साथ के, एक शब्द साथ और एक है बाहर। शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट करते हैं। जब इस प्रकार के जो शब्द हैं, कौन से? साथ, बाहर, ये किसी सर्वनाम या किसी संज्ञा के साथ आ जाए तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे कौन से अव्यय कहलाएंगे? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मेरे साथ मत खेलो, मेरे सर्वनाम, उसके साथ जो शब्द आ रहा है सर्वनाम के साथ में आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। घर के बाहर पुलिस खड़ी है, यहाँ पे जो बाहर शब्द है वो संज्ञा के साथ आ रहा है, इसीलिए जो हम यहाँ पे उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। यहाँ पे अब विभिन्न प्रकार के हम जो संबंध बोधक अव्यय हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रथम है स्थानवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। क्या कराते हैं? स्थानवाचक संबंध बोधक। पहले हमने देखा था वो क्रिया विशेषण था जो स्थान का बोध कराते थे। अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं? स्थानवाचक संबंध बोधक, मतलब जो स्थान का बोध कराते हैं। तो ये सेम वैसे हैं जहां पर बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, सामने, निकट आते हैं, वहां पर स्थान का संबंध बोधक होते हैं। मेरे घर के सामने बगीचा है, मतलब यहाँ पे कहाँ पे बगीचा है? सामने बगीचा है, स्थान भी पता चल रहा है। और ये देखिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ आ रहा है और साथ ही साथ स्थान का भी बोध करा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला हम देखेंगे दिशावाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। मतलब किसका? दिशा का जो बोध कराते हैं। जैसे जहां पर निकट, समीप और सामने, तरफ, प्रति आते हैं, ऐसे जो शब्द जहाँ पे आएंगे जहाँ पे क्या होगा? हमें दिशा का बोध होगा, उसे हम कहेंगे दिशावाचक संबंध बोधक। उदाहरण देखते हैं। परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। एक दिशा बता रहा है वो, तरफ जो शब्द आया है वो एक दिशा बता रहा है, इसीलिए हम इस शब्द को क्या कहेंगे? दिशावाचक संबंध बोधक शब्द कहेंगे। सॉरी, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। तो कौन कौन से शब्द आ सकते हैं यहाँ पे? निकट, समीप और सामने, तरफ, प्रति, ये सब आपको दिशा का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें हम दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला देखते हैं कालवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय में समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत आते हैं वहां पर कालवाचक संबंध बोधक होता है। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। देखो ये काल का हमें बोध करा रहे हैं, लेकिन ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आएंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ये क्या होना चाहिए? किसी संज्ञा और सर्वनाम के साथ में ये आने चाहिए, तभी ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे, नहीं तो ये क्रिया विशेषण अव्यय में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला देखते हैं साधनवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं उन्हें
साधनवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहां पर निमित्त, द्वारा, जरिए, सहा, माध्यम, मार्फत आते हैं वहां पर साधनवाचक संबंधबोधक होता है। उदाहरण देखते हैं, वो मित्र के सहारे ही पास हो जाता है। वो कैसे पास हो जाता है? मित्र के सहारे, मतलब एक साधन बता रहे हैं, सहारे जो है वो साधन हो गया, मित्र के सहारे। तो यहाँ पे जो सहारे शब्द आएगा वो आएगा साधनवाचक संबंधबोधक। जरिए आ सकता है, मित्र के जरिए, मित्र के द्वारा, ओके, मित्र के माध्यम से उसने अपना कार्य पूर्ण किया। तो ये जो शब्द आ जाते हैं वो होते हैं साधनवाचक संबंधबोधक। अगला देखते हैं, कारणवाचक संबंधबोधक। जो अव्यय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहां पर कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आते हैं वहां पर कारणवाचक संबंधबोधक होता है। जैसे मैंने रमेश के खातिर अपने पैसे गवाए। यहाँ पे क्या आ रहा है? खातिर का, खातिर जो शब्द है वो आ रहा है। या मैंने रमेश के निमित्त से सारे कार्य पूर्ण किए। ठीक है, जहाँ पे निमित्त आ गया, वास्ते आ गया, कारण, या राजेश के कारण मेरे कार्य पूर्ण हो सके। तो यहाँ पे जो कारण शब्द आ रहा है, इस प्रकार के जो शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो होते हैं कारणवाचक संबंधबोधक। कौन कौन से? कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर। ध्यान रखना है, ये शब्दों को आपको ध्यान रखना है और इसके साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी निकालते जाइए, मतलब परीक्षा के समय में आप आसानी से पढ़ सकें। अगला देखते हैं, सीमावाचक संबंधबोधक। जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहां पर तक, पर्यंत, भर, मात्रा आते हैं वहां पर सीमावाचक संबंधबोधक होता है। मतलब यहाँ पे एक सीमा, एक जिसे हम लिमिटेशन बोल सकते हैं, लिमिटेशन का बोध होता है, एक सीमा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीमावाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। तो कौन से शब्दों का प्रयोग होता है वहां पे? तक, पर्यंत, भर, मात्रा आते हैं। मात्र, मात्रा आएगा, मात्रा नहीं, मात्र आते हैं वहां पर सीमावाचक संबंधबोधक होता है। इसके लिए उदाहरण दिया है कि पृथ्वी कहाँ तक तुम्हारी है? जहां तक समुद्र निमित्त चल रही है, सीमा हमें पता चल रही है। तो जहाँ पे हमें सीमा का बोध हो या हमारे लिमिटेशंस का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? सीमावाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। मैं मात्र तुम्हें 10 रुपए दूंगा, इस काम के मात्र में तुम्हें 10 रुपए दूंगा। मतलब एक लिमिट पता चल रही है, मैं कितने दूंगा उस कार्य के, कितने रुपए दूंगा? केवल 10 रुपए। तो यहाँ पे एक लिमिटेशंस पता चल रही है, एक सीमा हमें पता चल रही है, इसलिए जो मात्र है वो भी क्या रहेगा? सीमावाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाएगा। रात्र भर जाग कर मैंने ये कार्य पूर्ण किया। रात्र भर जाग कर ये कार्य मैंने पूर्ण किया। तो यहाँ पे भी एक सीमा पता चल रही है, एक लिमिटेशन पता चल रही है। तो जो भर शब्द है वो भी क्या होगा कि हमें सीमावाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाएगा। विरोध सूचक संबंधबोधक। जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध सूचक संबंधबोधक कहते हैं। जहां पर उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत आते हैं वहां पर विरोध सूचक संबंधबोधक होता है। तो कौन से शब्द आने चाहिए वहां पे? उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत। उदाहरण देखते हैं, आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। तो यहाँ पे
जो विरुद्ध शब्द आया है वो क्या है, विरोध सूचक है, विरोध करते हुए नजर आ रहा है, तो इसीलिए उसको विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय हम कहेंगे। समता सूचक संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर अनुसार, सामान्य, तुल्य, तरह, सहर्ष, समान, जैसा, वैसा आते हैं, वहां पर समतावाचक संबंध बोधक होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। मीरा किसके समान सुंदर है, मानसी के समान। यहाँ पे एक समानता हम दर्शा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं समता सूचक संबंध बोधक। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, वो हमारे पितृतुल्य है, मतलब वह हमारे पिता के समान है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी हम क्या कहते हैं उसे, पिता के समान है या पितृतुल्य है, तो वहां पे जब तुल्य शब्द आ गया वो भी क्या हो जाएगा, समानता बता रहा है, तो इसीलिए उसको भी हम क्या कहेंगे, समता सूचक संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। मतलब दो चीजों के बीच में वो हमें समान हेतुवाचक संबंध बोधक, जहां पर रहित अथवा सिवा, अतिरिक्त आते हैं वहां पर हेतुवाचक संबंध बोधक होता है। कौन कौन से शब्द आते हैं, जहां पर रहित, अथवा, सिवा, अतिरिक्त, ये जो शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। सहचर सूचक संबंध बोधक, जहां पर समेत, संग, साथ आते हैं वहां पर सहचर सूचक संबंध बोधक होता है। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, सहचर सूचक संबंध बोधक। राधा संग रानी भी परीक्षा में प्रथम आई, या राधा संग रानी भी मुंबई की सैर करने गए। तो ये जो शब्द यहाँ पे आ रहा है, संग जो शब्द आ रहा है वो क्या होगा, सहचर सूचक। सहचर का मतलब होता है साथ में, सहचर का मतलब होता है साथ में। तो यहाँ पे जो संग शब्द है उससे हमें क्या हो रहा है, साथ का बोध हो रहा है। सहचर का सूचक है, वो साथ का सूचक है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, सहचर सूचक संबंध बोधक। विषयवाचक संबंध बोधक, जहां पर विषय, बाबत, लेख आते हैं वहां पर विषयवाचक संबंध बोधक होता है। मतलब किसी लेख के बारे में अगर चर्चा हो रही है, किसी विषय के बारे में अगर चर्चा हो रही है, तो वहां पे क्या कहेंगे, जैसे गणित एक कठिन विषय है, या गणित विषय का कार्य मैंने पूर्ण किया है, ये क्या होगा, विषयवाचक संबंध बोधक होगा। किसी विषय, बाबत, लेख के बारे में जो अव्यय आता है उसे कहते हैं विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक के जो भेद होते हैं वो होते हैं सविभक्ति संबंध बोधक, निर्विभक्तिक संबंध बोधक, उभय विभक्ति संबंध बोधक। तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। सविभक्ति संबंध बोधक के हैं, जो शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं उन्हें सविभक्तिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, समीप, दूर और पहले, पास आदि। जैसे आगे, घर के आगे, पीछे, राम के पीछे, समीप, स्कूल के समीप, दूर, नगर से दूर, और उत्तर की ओर, पहले, लक्ष्मण से पहले, पास, राम के पास। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सविभक्ति आ रहा है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं उसे सविभक्ति संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। निर्विभक्तिक संबंध बोधक, जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद आते हैं
वो निर्विभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। जैसे भर, तक, समेत, पर्यंत, सहित आदि। उदाहरण देखते हैं। भर, वह रात भर घूमता रहा। तक, वह सुबह तक लौट आया। समेत, वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया। पर्यंत, वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा। सहित, वह परिवार सहित विवाह में आया। तो यहाँ पे ये जो शब्द आए भर, तक, समेत, पर्यंत, सहित, ये सब क्या होंगे? निर्विभक्ति संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो शब्द आए हैं विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद आते हैं, उन्हें निर्विभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। अगला है उभय विभक्ति संबंध बोधक। जिन शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है उसे उभय विभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। मतलब उसे दोनों प्रकार से उपयोग किया जाएगा। जैसे द्वारा, पत्र के द्वारा, पत्र द्वारा। रहित, गुण रहित, गुण के रहित। बिना, धन के बिना, धन बिना। अनुसार, रीति के अनुसार या रीति अनुसार। तो ये जो शब्द होते हैं द्वारा, रहित, बिना, अनुसार, ये सब क्या रहेंगे? उभय विभक्ति संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। रूप के आधार पर संबंध बोधक के जो भेद है वो है मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। मूल संबंध बोधक कौन से हैं? जो शब्द अन्य शब्दों से योग नहीं बनाते बल्कि अपने मूल रूप में रहते हैं, उन्हें मूल संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर बिना, समेत, तक आते हैं वहां पर मूल संबंध बोधक होता है। यौगिक संबंध बोधक जो अव्यय शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पर्यंत। देखिए यहाँ पे जब बिना शब्द आएगा, समय शब्द आएगा, तक शब्द आएगा, ये जो शब्द आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल संबंध बोधक कहेंगे। और जहाँ पे पर्यंत, इस प्रकार से पर्यंत का विभक्ति अगर हम करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या आता है? परि प्लस अंत। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो उन्हें यौगिक संबंध बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय ये अंतिम है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो शब्द हर्ष, भय, आश्चर्य, घृणा, शोक, उल्लास आदि भावों का बोध कराते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिसे हम जिन शब्दों के बाद में कौन से कहलाते हैं? ये विस्मयादि बोधक। जिसके बाद में विस्मयादि चिन्ह जो लगता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क जो आता है, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे हर्ष, हर्ष मतलब खुशी के लिए कौन कौन से आ सकते हैं? आहा, वाह, धन्य, धन्य, शाबाश, जय, ये हर्ष के लिए उपयोग कर सकते हैं। शोक दर्शक के लिए, मतलब शोक होना, नाराजगी, वो कुछ दुर्घटना होने के लिए जो हम शब्द वो प्रयोग करते हैं वो है बाप रे बाप, हाय राम, दया रे, आहा, हाय, त्राही त्राही, उफ, ये क्या है? शोक दर्शक है। आश्चर्य के लिए हम जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं तब वाह, हे, ओहो, क्या, बाप रे बाप, इन शब्दों का प्रयोग आश्चर्य के लिए हम करते हैं। अनुमोदन, ठीक, शाबाश, हाँ हाँ, अच्छा। तिरस्कार के लिए छी, हट, चुप, दत्त, इन शब्दों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तिरस्कार के लिए करते हैं। संबोधन और स्वीकार के लिए अरे भाई, अरे बहन, अजी साहब, रे, लो, अहो, हो, हे भगवान, क्या बात है। ठीक है, इन शब्दों का जहाँ पे हम उपयोग करते हैं वो सब शब्द, ये जो शब्द सारे शब्द हैं वो क्या होंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। यहाँ पे हमने जो एक्सक्लेमेटरी जो मार्क हमने यूज किया है, प्रयोग किया है, अगर वो अंत में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय हम उन्हें कहते हैं। उदाहरण के लिए, वाह क्या लजीज मिठाई है, वाह क्या लजीज मिठाई है, शाबाश तुमने बहुत मेहनत की है।
आहा, कितनी सुंदर वाटिका है। अरे आप यहाँ। जब आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं या शोक दर्शा रहे हैं, हर्ष हो रहा है, अनुमोदन कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो इन सब जो शब्दों का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो आपने आशा करता हूँ कि सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल रखे होंगे जो आपको परीक्षा के समय पढ़ने के काम में आएंगे और आप अधिक से अधिक अंक यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो 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 मैम। Almaz ma'am has left, I think so. She is not seen there, ma'am. Sorry. Yes. Now Vajanti Patil ma'am is host. You are Vajanti Patil ma'am? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. Ma'am, my lecture is over. Yeah, sir. I'll start. I'll start at 10:45. Yes, sir. Okay. Students will take a break for 3 minutes. It's 10:42. We'll start at 10:45. I hope you all are sitting with your books so that you can jot down the important points. I will request you all to listen carefully and clarify your doubts at the end of the session. Can you see the screen? You all can hear me? Okay, let us begin now. Very good morning to one and all, and welcome back to the online BMC channel. Today we are going to see, this is Vaijayanti